हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम मीनल महेश्वरी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ लोकतंत्र के परिणाम। इससे पहले 2 चैप्टर है, कहाँ गए वो, तो पहले वो बता देती हूँ। इसके पहले एक चैप्टर है लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, याद कर लो ये चैप्टर या फिर सिलेबस देख लिया करो। तो लोकतंत्र लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन में से केवल आने वाला है मानचित्रकार यानी कि प्रोजेक्ट वर्क, तो वो चैप्टर इसलिए उसकी वीडियो नहीं आ रही है। और राजनीतिक दल जो कि है चैप्टर 6, वो हो गया है बिल्कुल रिड्यूस्ड, यानी कि वो पूरी तरह से चैप्टर हट गया हमारे सिलेबस में। तो अब 7th चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम। इसके बाद एक और चैप्टर बचता है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो लोकतंत्र के परिणाम में सबसे पहले अगर मैं केवल बताऊं तो लोकतंत्र के परिणाम अगर डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा के क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि लोकतंत्र के परिणाम कैसे हैं, उसके कुछ पॉजिटिव आप बताइए, कि सकारात्मक उसकी विशेषताएं बताइए, तो डायरेक्ट मैं कुछ बोल रही हूँ वो बस आप नोट कर लो। तो ये सब हमने लास्ट 2 ईयर्स में पढ़े हैं, वही सब है, और कुछ बना देना। तो सबसे पहले लोग जो होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि समानता का अधिकार होता है लोकतंत्र में। ये एक लोकतंत्र की बहुत सकारात्मक खूबी है। दूसरा, लोकतंत्र में निर्णय अच्छे लिए जाते हैं, प्लस बहुत सोच विचार के लिए जाते हैं। तो जब विचार करके लिए जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है स्लो रहेगा, लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो सही होगा। बहुत सोचने के बाद हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को घोषित करते हैं, पूर्णतः स्वतंत्रता। अब धर्मनिरपेक्ष जो एक टॉपिक हम ऐड कर सकते हैं वो हम ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज हर लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है बट वहाँ क्या है, केवल मुस्लिम, तो इसलिए वो टॉपिक हम लोग नहीं ऐड कर सकते इसमें। और क्या, लोकतंत्र के मध्य लोगों की जो समस्या है उनका बिना टकराव वो सुलझ जाती हैं। जैसे कि अब अगर राजतंत्र हो तो राजा और लोग प्रधानमंत्री अगर हो तो शायद वो खुद भी भिड़ जाएं, बट लोकतंत्र में क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो जिनके बीच समस्या होती है, वो टकराव के बिना ही सुलझ जाती हैं। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने का मौका दिया जाता है लोगों को। लोकतंत्र किसी एक को एकाधिकार नहीं देती है, यानी कि किसी एक का पूरी तरह से अधिकार नहीं होता है। इसमें लोकतंत्र में पीएम है, प्रेसिडेंट है, प्लस इनसे ये दोनों भी अगर मिल जाए तो न्यायालय इनको रोक सकता है। तो अलग अलग तरीके से लोकतंत्र के परिणाम काफ़ी अच्छे भी, अभी कुछ हमें नेगेटिव भी थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, बट अभी तक जो भी है लोकतंत्र सबसे बेटर माना गया, सबसे बेहतर माना गया, बिकॉज राजतंत्र इससे काफ़ी बेकार है। और जितने भी तरीके हैं लोकतंत्र में, एक ऐसा भी तरीका है कि राजतंत्र होता है, उसमें पीएम के साथ साथ एक साइड राजा भी होता है, तो वो भी उतना परफेक्ट नहीं है। तो ये पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं है, बट ये सबसे अच्छा है अभी तक का। लोकतंत्र को जीवंत बनाने वाले कारक, जीवंत यानी कि बहुत ज़्यादा लोकतंत्र को अच्छा बनाने वाले कारक। ऐसा लगता है जैसे कि जो लोकतंत्र है वो ऐसा नहीं है कि केवल एक संविधान लिख दिया गया अब उसी पे चल रहा है, नहीं, हमेशा चेंजेस भी होते रहते हैं, हमेशा नए कानून भी आते रहते हैं। तो इसलिए जीवंत बनाने वाले कारक कौन कौन से कारक है, तो संस्कृतियों की अनेकता में एकता, ये अगर कहें तो हम भारत को जीवंत करने वाले कारक का आंसर लिख रहे हैं। तो ऐसे सोच के भारत के सापेक्ष में जो भी लोकतंत्र की अच्छाइयाँ हैं वो लिख देना है। संस्कृतियों की अनेकता में एकता है, कहीं पंजाबी तो कहीं मराठी, कहीं गुजराती, तो सब मिलकर, और ये तो तब भी एक साइड के लोग हैं, और इधर पूर्वी राज्यों के भी लोग मिलकर एक एकता को, एक देश को, एक जीवंत देश को सिंबलाइज करते हैं। तो सेकंड है उत्तरदायी सरकार। अगर आप चाहो तो आप किसी भी चीज़ का सरकार से उत्तर मांग सकते हो। तो उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें केवल, राजतंत्र में क्या होता है, राजा ने फैसला ले लिया तो ले लिया, वो लोगों की भलाई के पक्ष में हो या फिर बुराई के। तो इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें सरकार को आंसर करना पड़ता है कि हमने ये चीज़ क्यों की, हमने ये नया कानून क्यों लाया। और साथ में विपक्ष इसका सबसे अच्छा कह सकते हैं एग्जाम्पल पेश करता है कि विपक्ष क्वेश्चन कर देता है सरकार पर। तो लोकतंत्र में देश प्रेम की भावना लोगों में क्या होती है, लोगों में देश प्रेम की भावना अधिक होती है लोकतंत्र में। राजतंत्र में कई कमी आ जाती है भावना में, क्यों, क्योंकि उसमें राजा अपने मन से मनमर्जी करता है। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति व विश्व कल्याण की भावना, अब इंडिया क्या है, हमेशा हर देश को साथ में लेके चलने के लिए, अगर वो विकासशील देश है तो जो अभी बिल्कुल अल्प
विकास में स्टार्ट हुए, विकसित होना, उनको भी साथ में लेकर हमेशा इंडिया चलता रहता है, उनकी भी मदद करता है। श्रीलंका क्राइसिस हुई, अभी श्रीलंका संकट आया, उसमें इंडिया ने बहुत मदद कर दी श्रीलंका की। तो ये सारी चीज़ें, शासक को स्वयं चुने और उन पर नियंत्रण करें, ये तो डायरेक्ट लोकतंत्र का मतलब है। लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, वही चीज़ है। लास्ट आता है पारदर्शिता, बहुत इंपॉर्टेंट। पारदर्शिता मतलब क्या होता है? लोकतंत्र द्वारा किए गए किसी भी कार्य को जानने के लिए हमें इसका अधिकार प्राप्त है और इसकी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, मतलब साधन भी हैं कि हम चीज़ों को जान पाएँ। तो ये कहलाता है पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब एक साइड से दूसरे साइड दिख जाना। तो कैसे दिखता है? इसी से दिखता है कि आप सरकार क्या कार्य कर रही है वो आप बिना डरे, बिना किसी चीज़ के, आपके पास साधन उपलब्ध है, पता कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गई लोकतंत्र की बातें, बट अभी आर्थिक विकास, जैसे कि लोकतंत्र ने ऐसे तो बहुत सामाजिक कार्य तो बहुत अच्छे किए, बट आर्थिक विकास कैसे किए वो देख लेते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले आता है, देशों का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसे मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ, जैसे कि साक्षरता दर पर निर्भर करता है। जहाँ की साक्षरता दर जितनी अधिक होती है, आर्थिक विकास उतनी तेजी से होता है। देशों के आकार पर भी, कोई छोटा देश है या बड़ा देश है, उस पर भी निर्भर करता है। वैश्विक स्थिति उस देश की क्या है, जैसे कि वैश्विक स्थिति का मतलब हो गया, यहाँ पे कह सकते हैं हम विश्व में उसकी स्थिति क्या। अब जैसे कि इंडिया है, अब इंडिया बहुत तेज़ी से उभरने लगा है, बहुत तेज़ी से इंडिया का नाम जो है वो ऊपर जाने लगा है। तो वैश्विक स्थिति कैसी है? विदेशों द्वारा मदद, या फिर वो विदेशों की कितनी मदद करता है और विदेश उसके, यानी कि विदेशों से संबंध कैसे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर आप आर्थिक विकास की गति की बात करें तो मान लिया ये राजतंत्र है, ये लोकतंत्र है, तो कहीं ना कहीं राजतंत्र जो है वो तेज गति से रहता है। अब क्यों? क्योंकि इसमें निर्णय जो है वो तेज गति से लिए जाते हैं, जबकि ये हो गया राजतंत्र, ये हो गया लोकतंत्र। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है, निर्णय काफ़ी बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। तो निर्णय धीरे गति से लिए जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, विकास भी धीरे होगा, लेकिन जो होगा विकास बिल्कुल सही ही होगा। राजतंत्र में ऐसे निर्णय जल्दी में लेने की वजह से कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया हो। अब एक MCQ का क्वेश्चन है, लोकतंत्र का घर किसे कहते हैं? ये शायद NCERT में ना भी मिले, बट ये आता है MCQ में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो लोकतंत्र का घर बोलते हैं स्विट्जरलैंड को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैंने बता दिया, नोट कर लो। अब लोकतंत्र के 3 विकृत रूप भी हैं, अब मैं फटाफट से कवर कर देती हूँ। तो 3 विकृत रूप कौन से हैं? तो पहला तो निरंकुश राजतंत्र। अब कई बार क्या होता है, नेपाल का अगर हम एग्जाम्पल लें तो नेपाल में क्या हुआ था कि वहाँ पे लोकतंत्र तो घोषित कर दिया गया, लेकिन था राजतंत्र ही, केवल घोषित उन्होंने कर दिया कि लोकतंत्र आ गया है अब। तो इस वजह से क्या हुआ कि निरंकुश राजतंत्र जो पीछे से लोकतंत्र को संभाल रखा था, या फिर कह सकते हैं पकड़ रखा था, उसने क्या किया, विकास तो होने भी नहीं दिया और कई सारी और कमियां हो गई देशों में। कई बार क्या होता है, सैनिक तानाशाही। सैनिक तानाशाही का पहले तो मतलब समझना चाहिए। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है, सरकार होती है, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, और भी काफ़ी सारी सरकारें हैं। तो क्या होता है इनमें कि कभी भाजपा या तो उसका राज होगा या कांग्रेस का, अगर मैं 2 की बड़ी की बात करूँ तो। लेकिन इसमें क्या होता है, सैनिक तानाशाही में, इसमें सैनिक कब्जा कर लेते हैं पूरे ही देश पर, सैनिक अपना राज कर लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हर 1-2 सरकार के बाद, 5-10 साल सरकार रही है, उसके बाद एक बार सैनिक तानाशाही ज़रूर हुई है। तख्ता पलट जिसे हम सुनते रहते हैं, तख्ता पलट में 2 तरीके से होता है। एक तो कोई और सरकार आ जाएगी, लेकिन दूसरा होता है कि उस पर सैनिक कब्जा कर लेंगे। तो आई होप सैनिक तानाशाही समझ में आ गई हो, क्योंकि ये वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड है धर्म के प्रति धर्मांध शासन। अब ये क्या है, जैसे कि पाकिस्तान का ही एक ले लेते हैं मुद्दा, या फिर बांग्लादेश का ले लें। तो पाकिस्तान में क्या होता है, बिल्कुल मुस्लिम पे, बिल्कुल केवल मुस्लिम ही हर चीज़ है, वहाँ की हर शक्ति वहाँ की मुस्लिम। और इंडिया में क्या, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में बिना किसी धर्म को देखे तो जब धर्मांध शासन हो जाता है, बिल्कुल धर्म ही हर चीज़ है को लेकर, तो हर और जो अल्पसंख्यक है, जैसे कि जब डिवाइड हुआ था भारत पाकिस्तान, तो बहुत सारे
हिंदू परिवार भी वहाँ रह गए थे, लेकिन अब उनको प्रॉब्लम हो रही है, जबकि जो इंडिया में मुस्लिम रहे वो बहुत आराम से हैं। तो ये चीज़ें हैं, 3 चीज़ें लोकतंत्र के 3 विकृत रूप पढ़ लिए। अब लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के 4 कारक क्वेश्चन आता है। ये इसे मैं कह सकती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं जो इधर उधर से लाती हूँ वो। तो कौन कौन से हैं? पहला है निष्पक्ष प्रेस। मैं यहाँ पे अभी कुछ लिख नहीं रही हूँ, केवल सुनते जाओ मेरी बातों को और खुद भी नोट करते जाओ अगर हो पाए तो निष्पक्ष प्रेस क्या है, इससे क्या मतलब है निष्पक्ष प्रेस से? यानी कि कभी भी किसी के पक्ष में नहीं रहती है प्रेस कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है। और क्या होता है, गरीबी का अंत करने का ट्राई करती है लोकतांत्रिक सरकारें, मतलब कि वो इक्वलिटी लाने का संभव करती है। बट आर्थिक विकास में आर्थिक तरह से समानता लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जो अमीर है वो अमीर ही होगा, जो गरीब है वो गरीब होता जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। नागरिकों का उच्च चरित्र, नागरिक खुद को कैसे देखते हैं, एज अ इंडियन देखेंगे हम या फिर जिस भी देश के हों। बट कई बार क्या होता है, एज अ हिंदू, एज अ मुस्लिम देखने लगते हैं, तब प्रॉब्लम हो जाती है देश में। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इसलिए सफलता के ये 4 कारकों में से एक है। और क्या है, राजनीतिक दलों का आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होना। अब ये थोड़ी सी लंबी लाइन है, मैंने बोल दिया, नोट कर लो तब समझ जाती हूँ। राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से, यानी कि जो कह सकते हैं विकास, आर्थिक विकास से समझ आ रहा होगा आई होप। तो आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होना। दल क्या है, ऐसा नहीं है कि अपनी तानाशाही, अगर सरकार आ गई तो तानाशाही नहीं, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाला एक विपक्ष उनके सामने खड़ा होता है। इसलिए क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित वे कार्य करते हैं, और आर्थिक पर भी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि देश की आर्थिक विकास करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है लोकतंत्र के परिणाम। कुछ मैंने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए वो आने के काफ़ी चांस होते हैं, MCQ बता दिया। अब लोकतंत्र के परिणाम देखें तो ये चैप्टर हमने कोई ज़्यादा नई चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें बस क्वेश्चन कैसे आएंगे ये सब देख लिया। बाकी इसमें लोकतंत्र के परिणाम हमने बचपन से पढ़ा है, मतलब 6th 7th 8th 9th सब यही पढ़े हैं। तो लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर बहुत ईजी था, छोटा सा था। तो ये वीडियो यहीं एंड होती है और चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट सिविक्स वीडियो में मिलते हैं, जो कि है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ज्योग्राफी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सिविक्स कंप्लीट होने वाला है। तुम लोगों का कितना कंप्लीट हुआ ये भी बता दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।